हुए हैं, तमाम सारी बातें इस हादसे को लेकर की जा रही हैं। लेकिन डॉक्टर बन्ना, एक सवाल है, एक सवाल है मेरा, और वो सवाल इसलिए भी है क्योंकि जिसका जिक्र अभी आलोक जी भी कर रहे थे कि व्यावसायिक बहुत ज़्यादा मार धाड़ मची हुई है। और आलोक जी, आपने भी खुद महसूस किया होता कि एक विमान आता है, अमूमन जब विमान आता है तो उसकी टेक्निकल चेकिंग होती है, उसको चेक किया जाता है, उसकी तमाम सारी चीज़ों को जांचा परखा जाता है, उसके बाद फिर क्लियरेंस दी जाती है और वो उड़ता है। लेकिन व्यावसायिक भागदौड़ इतनी ज़्यादा है डॉक्टर बन्ना, कि विमान आता है, एक विमान से लोग निकलते हैं, दूसरे गेट से लोग चढ़ने लगते हैं और वो बैठते हैं और उसके बाद उसको हरी झंडी दे दी जाती है और वो उड़ जाता है। कहीं ना कहीं ये बड़ा फेल्यूर है जिसका जिक्र कह रहे हैं कि डीजीसीए ने भी कई बार इस पर आपत्ति दर्ज की। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मनोज। एंड मैं आपसे इसमें बिल्कुल सहमत हूँ। आई टोटली एग्री विद यू। इनफैक्ट आप ज्यादा देखिए, यू लुक एट इंडिगो और नाउ इवन यू लुक एट एयर इंडिया। उनके लिए बस ये इम्पोर्टेंट है कि समय से पहले हम चल पड़े और समय से पहले हम डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएं, और वो हमें खबर देते हुए बहुत खुश होते हैं। वी सी दैट एयरक्राफ्ट की क्लीनिंग भी नहीं हुई होती है एंड पैसेंजर्स वहां से चढ़ने लगते हैं, एंड हम लोगों को जाके एरो ब्रिज या वहां पे बस में बिठा दिया जाता है और वहीं पे बैठे रहते हैं जब तक कि वो जहाज क्लियर हो रहा होता है। तो ऐसे में द क्वेश्चन कम्स ऑफ rigorous maintenance, rigorous checks, full electrical checks, mechanical checks, system checks, engineering checks। क्या ये सब हो रहा है या ये नहीं हो रहा है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इसका इसके साथ मैं आई एम विद यू, आई टोटली एग्री विद यू, एंड आई एम टेलिंग यू दैट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव टू बी एब्सोल्युटली क्यूड ऑन टू दिस फैक्ट कि हमें मेंटेनेंस पे बहुत ज्यादा अपना वो करना है, फोकस एंड ऑडिट्स करने हैं, एंड हमारे को रियली वी हैव टू पुट अवर गेम अप। ये लापरवाही नहीं चलेगी बिल्कुल भी। एंड पैसेंजर्स विल अदरवाइज गेट पैनिकी एंड दे विल थिंक व्हाट इज हैपनिंग। द इक्विपमेंट हैज टू बी इन टॉप ऑर्डर, ए शेप, ना कि टाइम पे निकालो और टाइम पे लेके आओ। ये बड़ा सवाल है। मेरे साथ आलोक जी बने हुए हैं। आलोक जी, आपने कहा कि डीजीसीए ने कई बार चेतावनी भी दी है, एडवाइजरी भी जारी की है, लेकिन व्यावसायिकता की दौड़ इतनी तेज हो चुकी है कि हमने देखा है कि तमाम एयरलाइंस जो कंपनियां हैं वो मानती भी नहीं हैं, वो अपनी खाना पूनी कर देते। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे पैसेंजर्स हैं, उन्होंने बहुत सारे वीडियोस भी डाले, सोशल मीडिया में इस बात का जिक्र भी किया, कई बार बहुत सारे ईमेल्स पड़े हुए हैं, लेकिन उनको उस तरीके से ध्यान नहीं दिया जाता है। उल्टा अभी हाल में हमने बहुत सारे केसेस देखे कि एयरलाइंस कंपनियां एफआईआर भी दर्ज करा देती हैं पैसेंजर के द्वारा। लेकिन ये तमाम सारी चीजें, चूंकि हादसा हो चुका है और हादसे के बाद ये विमान भी करीब 2013 का बताया जा रहा है, ये जो जांच एजेंसियां हैं, क्या उतनी गंभीरता से ये मॉनिटरिंग कर रही हैं? और अगर कर रही हैं तो क्या इनके ऊपर भी दबाव है व्यावसायिकता का? क्या एयरलाइन एजेंसियां अपने उस प्रभाव का भी इस्तेमाल कर देती हैं? क्योंकि हादसा तो हो चुका है, अब इसकी भरपाई तो हो नहीं सकती। देखिए मनोज जी, दोनों बातें हैं जो अभी वन्ना जी भी कह रही थी कि कई एयरलाइंस में ये काम हो रहा। भारत में जैसे एयरपोर्ट कितने बड़े पैमाने पर डबल हो गए, एयरलाइंस भी नहीं आई। कुछ एयरलाइंस जानते हैं आप, जेट बंद हो गया, वो जेल में पड़े हैं, मैंने मिस्टर गोयल जो थे। ऐसी स्थिति में ये भी सही प्रमाण है कि भारत में जो प्रतियोगिता है उसकी वजह से, चाहे वो एयरलाइंस का दिवाला निकल गया इसीलिए कि उन्होंने उसको ध्यान नहीं दिया हो, या अपना मुनाफा कमा लिया, विदेशों में पैसा भेजा दिया, इस तरह की शिकायत है। लेकिन ये जो दुर्घटना का मामला है ये इसलिए गंभीर है कि दूसरे देशों के एयरलाइंस भी आती हैं, उनका मेंटेनेंस भी भारत में होता है। भारत एक बड़ा हब बनने जा रहा है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कल्पना किया है, बड़े विकसित भारत के रूप में। बेंगलोर का एयरपोर्ट, बेस्ट एयरपोर्ट ऑलमोस्ट नॉट एशिया बट वर्ल्ड में भी आप जाएंगे। मैं भी अभी नया वाला जो एयरपोर्ट है अभी साल भर पहले चालू हुआ, उसको हमने नहीं देखा, लेकिन जो जानते हैं वो कितना फ्रेंडली है। इसलिए हवाई जहाज, हवाई अड्डे अच्छे हो गए, लेकिन ये जो कंपनियां हैं उनमें जिस तरह के, इसको कह सकते हैं कि असावधानियां हैं, उसमें उसको ये कमेटी ऊपर मैं नहीं कहूंगा, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी कि ये गड़बड़ है। अरे अभी एक, जहां तक मुझे याद है, एयर इंडिया का ही विमान था और लंदन जाने वाले में सारे टॉयलेट्स ब्लॉक हो गए, नहीं चल रहे, उसकी शिकायत की गई। मतलब इसे डिजास्टर्स,
आप प्लेन में बैठे 10 घंटे की फ्लाइट में यदि आपको टॉयलेट जाने को ना मिले तो कितनी बड़ी समस्या है। जी जी उसके बाद अब ठीक है, आप माफी मांग लीजिए, कंपनसेशन दे दीजिए, कुछ करिए। तो मुझे लग रहा है कि भारत जैसे देश में जिसकी क्रेडिबिलिटी दांव पर है, छोटे छोटे देश, आपको आश्चर्य होगा मनोज जी, कतर एयरलाइंस का कोई डिटेल निकालेगा तो कतर एयरलाइंस इस समय बहुत सफल हो रही है, अमीरात सफल। हमारे जो पड़ोसी देश है जो छोटे मतलब हम संपन्न है वो भी, लेकिन भारत के मुकाबले में तो नहीं है, तो वो अपने पहनते उन पर कोई शिकायत क्यों नहीं आ रही? वहां भी तो हमारे एशियनी लोग काम कर रहे हैं, वहां भी हमारे तरह के जो भाई हैं वही लोग काम कर रहे हैं ना, चाहे उसमें इंडियन भी हो सकते हैं, उसमें वहां के लोकल हो सकते हैं, विदेशी नागरिक भी काम करते हैं। तो भारत में इस बात के लिए, जैसे मेडिकल प्रोफेशन में गलत डॉक्टर बैठ जाते हैं, उसी तरह से इसमें जो मारा मारी है, पायलट की ट्रेनिंग विदेशों में जाने के लाखों रुपया खर्च किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद में पायलट अच्छा होगा लेकिन मेंटेन करने वाला नहीं होगा तो पायलट क्या करेगा? वो खुद भी मारा जाता है, जो हमारे इंसिडेंट में हुआ है। तो इतने अनुभवी कमांडर मिस्टर सबरवाल थे। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि इस पर ऑपरेशन जैसे आर्मी करती है उस तरह से ऑपरेशन की जरूरत होगी। वैसे आर्मी में भी हो सकता है, प्लेन क्रैश, ह्यूमन एरर, कुछ भी हो सकता है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि सब में ऐसा होगा, लेकिन हाँ, इस बात को कुछ न कुछ सरकार को कड़े नियम जब तक नहीं बनाएंगे तब तक ऐसी दुर्घटनाओं को, जबकि बहुत रेयर होती है, ये भी है, ये विश्व की एक बड़ी घटनाओं में गिना जाएगा, इसको हम साधारण घटना के रूप में मैं नहीं ले रहा हूं। और इसलिए मेरा कहना है कि भारत इसको कई अभी मीटिंग तो होम मिनिस्टर कर रहे हैं, वो तो बचाव में क्या और सहायता हो, कैसे जांच हो, वो होगा, लेकिन अभी इसके लिए उच्च से उच्च स्तरीय उसमें लोग बैठ करके एविएशन के दुनिया के एक्सपर्ट भारत में बुला करके इस पर काम होने की जरूरत होगी। बिल्कुल। और आलोक जी, आपने सही कहा कि दुनिया की सबसे सेफेस्ट जर्नी अगर किसी को माना जाता है तो वो एयर ट्रेवल को माना जाता है। बहुत कम दुर्घटनाएं होती हैं, लेकिन ये दुर्घटना हुई है तो क्या ये मानवीय भूल है, तकनीकी पहलू के कारण कोई ये हादसा हुआ है? इसका अध्ययन करेंगे, तमाम रिपोर्ट निकल कर आएंगे, उस वक्त पता चलेगा। आलोक जी, आप हमारे साथ रहें। असल में अहमदाबाद में हादसे वाली जगह से हमारे सहयोगी जतिन रावल ने एक रिपोर्ट और तैयार की है, उसे भी गौर से देखिए। तो जिस तरह से अहमदाबाद में जो दुर्घटना हुई है, प्लेन क्रैश की जो दुर्घटना हुई है, उसमें कुछ ऐसे भी जो लोग हैं जो यहाँ से आसपास से गुजर रहे थे। ऐसे ही एक गाड़ी जो आप देख सकते हैं, ये गाड़ी जो है वो यहाँ से, जो गाड़ी लेके जो ये गाड़ी के मालिक है वो यहाँ से जब निकल रहे थे, आप देख सकते हैं इसके ऊपर ये जो आप धूल जैसा जो देख रहे हैं, एक्चुअल में जो प्लेन जब क्रैश हुआ और उसमें से जब जो फ्यूल का और जो पार्ट्स जो निकला होगा, हताहत होने की संभावनाएं हैं। इस घटना से पूरा देश क्षुब्ध है और पूरा देश एक साथ पूर्ण संवेदनाओं के साथ ये जो दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में पैसेंजर हताहत हुए हैं, इनके परिजनों के साथ खड़ा है। सबसे पहले मैं भारत सरकार, गुजरात सरकार, भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी और गुजरात सरकार की ओर से भी जो लोग हताहत हुए हैं, इनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। 10 ही मिनटों में हादसे के भारत सरकार के पास सूचना पहुंची। तुरंत ही मैंने मुख्यमंत्री जी, यहाँ के गृह मंत्री, होम डिपार्टमेंट के कंट्रोल रूम, सिविल एविएशन डिपार्टमेंट, सिविल एविएशन मंत्री, सभी से संपर्क किया। प्रधानमंत्री जी का भी तुरंत ही फोन आ गया और भारत सरकार और गुजरात सरकार के सभी डिपार्टमेंट एक साथ होकर राहत और बचाव कार्य में लगे। इस विमान में कुल मिलाकर 230 यात्री देश के और विदेश के और 12 क्रू मेंबर सवार थे। इसमें से एक यात्री का बचने का अच्छा समाचार मिला है, मैं उनको मिलकर आया हूं।
मृत्यु का आंकड़ा तो डीएनए परीक्षण और यात्रियों की पहचान के बाद ही अथॉरिटी अधिकृत रूप से घोषित करेगी, मगर जो यात्री बचा है उसको मैं मिलकर आया हूं। घटना के तुरंत बाद गुजरात सरकार ने बहुत त्वरा से डिजास्टर मैनेजमेंट की सारी इकाइयों को अलर्ट करते हुए, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट जो हो, चाहे फायर ब्रिगेड हो, चाहे पुलिस विभाग हो, भारत सरकार की भी सीएपीएफ को संपर्क कर सभी ने एक साथ मिलकर राहत और बचाव का कार्य चालू किया। मगर 1.25 लाख लीटर ईंधन विमान के अंदर ही था और लगभग गर्मी तापमान इतना ऊंचा हो गया कि किसी को बचाने की मौका ही नहीं मिला। अब मैं घटना स्थान पर भी जाकर आया हूं। सारे यात्रियों के मृतदेह को बाहर निकालने का काम लगभग समाप्त हो चुका है। जितने यात्रियों के परिजन यहां पहुंच चुके हैं वो सबका डीएनए लेने की कार्यवाही भी 2-3 घंटों में समाप्त हो जाएगी। विदेश में जिनके परिजन हैं उनको सूचना देने की कार्यवाही समाप्त हो चुकी है और जैसे ही पहुंचते हैं उनके भी डीएनए सैंपल लिए जाएंगे और मृतदेहों की पहचान के लिए जितने मृतदेह मिले हैं इनके भी डीएनए सैंपल लेने की कार्यवाही समाप्त हो चुकी है। गुजरात में ही लगभग 1000 के आसपास डीएनए टेस्ट करने पड़ेंगे। ये सभी टेस्ट करने की क्षमता गुजरात में विकसित है, तो डीएनए टेस्टिंग के लिए कहीं गुजरात के बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गुजरात की एफएसएल और नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी दोनों मिलकर कम से कम समय में डीएनए का परीक्षण पूरा करने के बाद परिवारजनों को अपना मृतदेह परिजन का मृतदेह सौंपने का काम करेंगे। उनके रहने की सुविधा, उनकी सांत्वना की सुविधा, जिनको मेडिकल प्रॉब्लम ट्रॉमा के कारण हुए इनकी मेडिकल की सुविधा, ये सारी व्यवस्था बहुत सुचारू रूप से हो चुकी है। अभी रिव्यू मीटिंग में सारी व्यवस्थाओं को हम सब मंत्रियों ने साथ में मिलकर देखा है। एविएशन डिपार्टमेंट ने अपनी जांच शुरू कर दी है और जांच तेजी से आगे बढ़े इसके लिए भी एविएशन मंत्री जी ने सूचनाएं दी है। मैं फिर से एक बार राहत काम में जिन जिन एजेंसियों ने त्वरा के साथ बचाव और राहत का काम किया वो सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं और फिर से एक बार जिन्होंने अपने परिजनों को गंवाया है, हताहत हुए हैं, वो सभी को मनपूर्वक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि ये एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट को कोई रोक नहीं सकता, परंतु 365 दिन 24 घंटा इस तरह की घटना के लिए प्रशासन का जो अलर्टनेस है उसकी कसौटी उसी वक्त होती है जब ऐसी घटनाएं होती है। और आज गुजरात के डिजास्टर मैनेजमेंट की तैयारियों का एक प्रकार से दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मगर कसौटी हुआ और बहुत त्वरा के साथ यहाँ पर काम किया गया, वो पूरे देश के मीडिया के सामने और परिजनों के सामने भी आया है। अंत में मैं फिर से एक बार सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से, भारत सरकार और गुजरात सरकार की ओर से सभी हताहत लोगों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।
तो देश के गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे। वो बेसिकली पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे, वो बता रहे थे, हादसे के बारे में जानकारी दे रहे थे। उन्होंने बताया कि वो तमाम अस्पताल में जो घायल लोग हैं उनसे मुलाकात हुई है। एक व्यक्ति जो इस हादसे में बच गया है उनसे भी उन्होंने मुलाकात की है। उन्होंने कहा एक दुर्घटना है, दुर्घटना को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उसके बाद जो प्रयास किए जाने चाहिए वो लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम जो कि गुजरात में है उसने बहुत अच्छा काम किया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी फ़ोन किया और तमाम हालतों की जानकारी ली। आलोक जी मेरे साथ मौजूद हैं। आलोक जी, निश्चित तौर पर दुर्घटना को नहीं रोक सकते, लेकिन दुर्घटनाओं से बचने के लिए प्रयास किए जा सकते हैं और व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा सकता है। कम से कम इस बात का संकेत तो देश के गृह मंत्री अमित शाह दे चुके हैं। जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 मिनट में ही सब लोगों को और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह जी ने संपर्क किया, इस बात का तो प्रमाण है ही कि लगातार अब जो हमारा सिस्टम है उसने तो कम से कम सहायता के लिए या इमरजेंसी में एम्बुलेंस अवेलेबल हो, इमरजेंसी में फायर फाइटिंग इंतजाम हो, गुजरात एक मॉडल की तरह से कई मामलों में विकसित राज्य भी है। और इसलिए उन्होंने गृह मंत्री जी ने यह भी कहा कि दूसरे राज्यों के लिए भी एक सबक इससे चुनौती जब आती है, ऐसे चूंकि प्राकृतिक हादसा आता है, भूकंप आता है, तब भी हमारा जो एनडीआरएफ है, मनोज जी इसमें तारीफ किया जाना चाहिए। आज से 10 साल पहले एनडीआरएफ का सफदर इंक्लेव में ऑफिस है। हमने बहुत बड़ी स्टोरी छापी थी कि वो 10 साल में कुछ काम ही नहीं किया था मोदी सरकार के आने से पहले। मैं आउटलुक मैगजीन में तब था, आप कभी रिपोर्ट उसकी कोई देख सकता है। लेकिन इसलिए एनडीआरएफ की तारीफ की जानी चाहिए कि ऐसे किसी डिजास्टर के लिए कोई पानी में हो, सड़क पर, पहाड़ में हो, और देश के बाहर भी करते हैं। लेकिन इस समय एक और बात जरूर है, उन्होंने उस पर अभी चूंकि उसको जांच बिठाई है, उसमें एविएशन की कमेटी होगी, जुडिशियल भी होगी, वो एक लंबा प्रक्रिया तो होगी, लेकिन हाँ इसका संकेत भी उन्होंने दिया है कि कई पहलुओं को देखा जाएगा जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो भारत सरकार तो करेगी इसमें। आज भी मैं ये कहूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय प्रयास की आवश्यकता होगी। तत्कालिक जो सहायता, जो भी डीएनए जांच है, चिकित्सा की बेस्ट सुविधाएं भारत में उपलब्ध है, लेकिन उसके साथ ही चूंकि एविएशन में एक लीडरशिप की तरह भारत जब उभर रहा है, तब हमें आगे इसको एक विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह भी लगा है। देखिए ये याद रखा जाना चाहिए कि भारत में ऐसा क्या हो सकता है, मेंटेनेंस ठीक नहीं होगा, हमारे पर्यटन पर असर पड़ता है, हमारी एयरलाइंस पर असर पड़ता है, और दूसरे एयरलाइंस मेंटेनेंस के लिए भारत उतरती हैं, अहमदाबाद उतरती है, बेंगलोर उतरती है, हैदराबाद उतरती है, कलकत्ता उतरती है, मुंबई सबसे बड़ा है। एक अंतिम बात में कहूंगा, जो पक्षी वाली बात भी अभी वंदना जी ने भी जिक्र किया था, या हमारे दूसरे एक्सपर्ट न्यूज एक्स में भी जब मैं बैठा था, तो ये भी है कि आप तो पटना, आप भी वहां से परिचित हैं, मध्य प्रदेश के कुछ ऐसे एयरपोर्ट हैं, दूसरे प्रदेशों में हैं, जहां पूरे आसपास बस्ती है। दिल्ली में भी कहां गुड़गांव उतना था जब एयरपोर्ट, पालम एयरपोर्ट, जब मैं 71 की बात कर रहा हूँ, 72। आज ऐसी स्थिति में उसकी भी समीक्षा होनी चाहिए कि उसके आसपास बस्तियों के बीच में एयरपोर्ट होने के खतरे हैं, क्योंकि वहां पक्षी उड़ेंगे, खाने पीने का सामान जाता है, कुछ आता है। भारत के पक्षी माने ऐसा देश भी नहीं है जहां पक्षी नहीं उड़ते हो, दिखता नहीं हो। इसलिए इन सब बातों के लिए भी एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी भारत को बनानी होगी। सबक केवल एक दुर्घटना नहीं होती, सबक पूरे सिस्टम को लेकर के होता है। और इसलिए मुझे लगता है कि इस पर भी आगे भी एयरपोर्ट अभी बन रहा है नोएडा में, अब वहां पता चला आसपास फिर बस्तियां बन जाएगी, महंगा बिल्डिंगें खड़ी हो जाएंगी। तो क्या ऐसी स्थिति में उसके बारे में पहले से दुर्घटना के बाद न सोचा जाए कि पक्षी आ सकता है, तो उसके पहले क्या बचाव होना चाहिए। पटना एयरपोर्ट पर कई बार ऐसी दुर्घटनाएं बची है, वहां तो जानवर घुस जाता था रनवे में, अब तो बदल गया है, लेकिन लालू राज में तो वहां जानवर, अंदर जानवर ही घुस जाता था। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इस पर समीक्षा की आवश्यकता होगी।